Good evening, students. So, this is our lecture number 88 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 9 के कुछ प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ केस लॉज भी मैं आपको करवा दूंगा जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे मेंस में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ दिए गए तो उसमें आप उसको साइट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने शायद से सेक्शन 132 तक कर लिया था. ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक बार ऐसे रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा था. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेक्शन 125 के अंदर अथॉरिटीज़ कौन कौन है? कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. ठीक है, और ये कन्विक्शन के बाद का प्रोसीजर बताता है 125 के अंदर. ठीक है, ओके. और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो कितना है? 3 साल. उसके बाद 126 से लेके 128 तक यू विल फाइंड ओनली द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है दैट इज़ 1 ईयर. 129 के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम था इसको इंक्रीज करके 3 साल कर दिया गया है. ठीक है, 130 में क्या बोला गया था? 130 में ये बोला गया था कि जब किसी इंसान को समन किया जाएगा कि वो जस्टिफाई कर सके अपने एक्शंस को कि उसके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों ना लिए जाएं, तो वहाँ पर कैसे ऑर्डर को बनाया जाएगा, कैसे पास किया जाएगा, कैसे शो कॉज के लिए उसको समन किया जाएगा, ये सब 130 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है. ठीक है, फिर 131 में क्या था? हाँ, अगर वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट है, मतलब मान लो अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो वहाँ पर उस बंदे को एक किसी बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवा रहे हैं कि फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स तुम ब्रीच ऑफ पीस या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो वहाँ पर 132 के अंदर डायरेक्टली वहाँ पर इशू कर सकते हैं. और 130 अब आते हैं 133 से. ठीक है, ओके. कॉपी ऑफ ऑर्डर टू accompany समन्स और वारंट. एवरी समन्स और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 132, ठीक है, शैल बी accompanied by a copy of the order made under section 130 and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to the person served with or arrested under the same. ठीक है, 133 ये कहता है कि जिस भी इंसान को समन या वारंट इशू किया जा रहा है 132 के अंदर, मतलब मान लो इफ द पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है, तो उसको अगर समन किया जा रहा है कोर्ट में तो वहां पर जो सेक्शन 130 का जो ऑर्डर है उसकी भी कॉपी जो है दैट शुड बी डिलीवर्ड टू द पर्सन हु इज अबाउट टू बी समन. ठीक है, अब देखिए इसका रीज़न क्या है कि सेक्शन 130 के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है जिस इंसान के अगेंस्ट में आप लोग प्रिवेंटिव मेजर लेने वाले हो कि तुमको कितने साल के लिए, मतलब कितने साल के लिए हम तुमको ये बाध्य कर रहे हैं कि तुमको कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना है विच विल लीड टू ब्रीच ऑफ पीस या फिर डिस्टर्बेंस इन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. वो सिक्योरिटी का अमाउंट कितना होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता लगनी चाहिए. दैट्स वाई सेक्शन 133 यही कहता है. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको. एवरी समन्स और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 132 शैल बी accompanied by a copy of the order. ठीक है, एंड सच कॉपी शैल बी डिलीवर्ड बाय द ऑफिसर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग सच समन्स और वारंट टू द पर्सन सर्व्ड विद और अरेस्टेड अंडर द सेम. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया. 134 पे आते हैं. पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस. अब देखिए सेक्शन 134 को वी विल रीड विद सेक्शन 308 ऑफ BNSS. मतलब इसको स्पेसिफिकली उसके साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको रिलेट कर सकते हो. रिलेट इस कंटेक्स्ट से कर सकते हो. अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको पहले पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ट्रायल, इंक्वायरी या फिर कोई भी एनी अदर प्रोसीडिंग होता है, एनी अदर प्रोसीडिंग में ये आपके चैप्टर 9 के प्रोसीडिंग भी आ जाएंगे. ठीक है, तो उसमें जो भी एविडेंसेस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में लिए जाते हैं वो उसके प्रेजेंस में लिए जाएंगे अनटिल एंड अनलेस समथिंग एल्स इज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. ठीक है, मतलब अगर मान लो एक्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ पर इस एविडेंस को एक्यूज के प्रेजेंस में नहीं लेना है तो वहाँ पर आप ये काम करोगे. लेकिन जो जनरल रूल होगा वो यही होगा कि एक्यूज के अगेंस्ट में जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे वो उसकी प्रेजेंस में लिए जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो देखिए 134 क्या कहता है. द मैजिस्ट्रेट में इफ ही सीज सफिशिएंट कॉज dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior and may permit him to appear by an advocate. ठीक है, मान लो जिस इंसान को समन किया गया था वो कोर्ट में बिकॉज ऑफ सम रीजनेबल ग्राउंड प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो जो उसकी प्रेजेंस है उसको डिस्पेंस ऑफ किया जा सकता है और उसके बिहाफ में जो उस पर्सन का एडवोकेट है वो कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो जनरल रूल है वो याद रखिएगा, अगेन
सेक्शन 308 का कि जनरली जो रूल हमेशा फॉलो किया जाता है वो क्या किया जाता है कि जो भी एविडेंसेस एक्यूज के अगेंस्ट में लिए जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा उसकी प्रेजेंस में लिए जाते हैं. इज दैट क्लियर? 135 पे आते हैं. इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 130 हैज बीन रेड और एक्सप्लेन्ड under section 131 to a person present in court, or when any person appears or is brought before a magistrate in compliance with or in execution of a summons or warrant issued under section 132, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidence as may appear necessary. ठीक है, यहाँ पर 135 में क्या कह रहा है? बेसिकली ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि जब इस इंसान को समन कर लिया जाएगा कोर्ट में एंड अलॉन्ग विद दैट जो उसको सेक्शन 130 का जो ऑर्डर है वो सर्व कर दिया जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो अपनी इंक्वायरी शुरू करेंगे. मतलब उस बंदे को बुलाने के बाद, शो कॉज के बाद उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी शुरू करेंगे कि यहाँ पर इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की आवश्यकता है कि नहीं है. ठीक है, यही प्रोसीजर बता रहा है. उस प्रोसीजर में वो चाहे तो फर्दर एविडेंसेस भी ले सकते हैं. मतलब जिस मटेरियल के बेसिस पर उन्होंने उस इंसान को शो कॉज के लिए बुलाया है कि वो जस्टिफाई करे अपने एक्शंस को कि उसके अगेंस्ट में ये 125 से लेके 128 के ऑर्डर को पास क्यों ना किया जाए. ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो इंसान के अगेंस्ट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके अलावा भी कोई मटेरियल फर्दर एविडेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कोर्ट ले सकता है. बस यही कह रहा है. ठीक है, 2 पे आते हैं. Such inquiry shall be made as nearly as may be practicable in the manner hereinafter prescribed for conducting trial and recording evidence in summons cases. ठीक है, तो जो ये चैप्टर 9 की प्रोसीडिंग है, यहाँ पर जो समन्स केसेस का प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किया जाएगा. समन्स, ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट कौन से चैप्टर के अंदर है? चैप्टर 21. ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may, for reasons to be recorded in writing, direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond or bail bond is executed, or in default of execution until the inquiry is concluded. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ. अब उस इंसान को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आपको एंटर कब करवाना है? आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, इज दैट क्लियर? बट यहां पर यह कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एक्यूज्ड है, जो पर्सन जिसको शो कॉज किया गया है, जिसको समन किया गया है, वो जब इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा होगा उसी बीच में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर ब्रीच ऑफ पीस कॉज कर सकता है, तो इवन दो इंक्वायरी जो है वो उस समय चल रही है, उसी टाइम पर उस इंसान को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जा सकता है. देखिए क्या लिखा है, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1. ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इमीडिएट मेजर्स को लेने की आवश्यकता है क्योंकि वो इंसान जो है वो इंक्वायरी के बीच में ही ब्रीच ऑफ पीस कॉज कर सकता है या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है. ठीक है, तो वहां पर एक स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, the magistrate can direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry. ठीक है, इंक्वायरी के कंक्लूजन तक आप कोई भी ऐसा काम मत करिए कि जो आपका अमाउंट है उसको हम फोरफिट कर लें. मतलब जिस बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आपको एंटर करवाया गया उसको हम फोरफिट कर लें. ठीक है, अब इंक्वायरी के बाद अगर मान लो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इसको 2-3 साल के लिए मतलब रोक के रखो, 2-3 साल के लिए इसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाओ कि ये ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब ना करे. ठीक है, तो वहाँ पर अलग बात होगी. मगर लेकिन अगर मान लो इंक्वायरी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी जस्टिफाइड रीज़न नहीं है उस इंसान को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाने के लिए. ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इंक्वायरी के बाद जो भी बॉन्ड या बेल बॉन्ड था इट विल बी वॉइड. ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड में डिटेन हिम इन कस्टडी अंटिल सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, अगर मान लो वो इंसान जो है वो थोड़ा रिलक्टेंट है, वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उसको कस्टडी में रखा जा सकता है. लेकिन कस्टडी में सिर्फ तब तक रखा जाएगा जब तक कि इंक्वायरी कंक्लूड ना हो जाए. इज दैट क्लियर?
provided that no person against whom proceeding are not been taken under section 127, 128 or 129 shall be directed to execute a bond or bail bond for maintaining good behavior। ठीक है, जो ये ट्रायल के इंक्वायरी के दौरान जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड में इंसान को एंटर करवाया जा रहा है वो सिर्फ सेक्शन 127, 128 और 129 के प्रोसीडिंग में ही करवाया जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से सेक्शन 126 इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं है? द रीजन बीइंग, आपको याद होगा 126 में मैंने आपको बताया था कि वहां पर बॉन्ड या बेल बॉन्ड में किसी को तभी एंटर करवाएंगे जब उसकी कन्विक्शन हो जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? ईदर द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो वो कन्विक्शन के बाद का प्रोसीजर है। वहां पर अगर वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट था तो वहीं पे ऑन द स्पॉट उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवा देंगे। अगर कोर्ट में नहीं है तो समन करके उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाएंगे विद उसको एक मौका देते हुए कि तुम जस्टिफाई करो कि हम तुम्हें बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर क्यों ना करवाएं। ठीक है, तो यहां पर इसी रीजनिंग की वजह से 126 और 126 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, और जो 127, 128 और 129 है वहां पर बेसिकली देखिए एक प्रोबेबिलिटी है कि दैट द पर्सन इज गोना डू समथिंग विच विल बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता और भी जो क्रिमिनल लॉज हैं उसके एक्शंस उनको कॉन्ट्रवीन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रवेंशन से रोकने के लिए उन प्रोविजंस को डाला गया है। ठीक है, दैट्स वाई 126 जो है वहां पर ये इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन 127, 128 और 129 को इंक्लूड किया गया है। इज दैट क्लियर? बी पे आते हैं। द कंडीशंस ऑफ सच बॉन्ड whether as to the amount thereof or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extent of their liability shall not be more onerous than those specified in the order section 130। ठीक है, जो सेक्शन 130 के अंदर जो रिटन ऑर्डर के थ्रू उस बंदे को बुलाया जा रहा है उसके अंदर जितना अमाउंट स्टिपुलेट किया गया है कि आपको इतना ही अमाउंट पे करना है बॉन्ड या बेल बॉन्ड में, उससे ज़्यादा आप इंक्वायरी को कंक्लूड करने के बाद नहीं उसको ऑब्लिगेट कर सकते उस इंसान को कि आप इतना ज़्यादा पे करो। इज दैट क्लियर? 4 पे आते हैं। मतलब बेसिकली जो अमाउंट है दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट that a person is a habitual offender or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise। मतलब वो इंसान जो है is if the person is an habitual offender या फिर he is so desperate and dangerous। ठीक है, desperate का मतलब यही है, मतलब जो वो इंसान है ना वो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस कमिट करता है, मतलब हैबिचुअली बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस कमिट करता है। ठीक है, हाँ, तो इसको प्रूफ कैसे करें दैट द पर्सन इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर या फिर इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस? तो इसको प्रूफ करने के लिए जनरल पब्लिक की नज़रों में उस इंसान की रेपुटेशन क्या है इसको पिक्चर में लिया जा सकता है। 5 वेयर 2 or more persons have been associated together in the matter under inquiry they may be dealt with in the same or separate inquiries as the magistrate shall think just। मतलब मान लो कोई इंसान है, मतलब मान लो 2 या 2 से अधिक इंसान है, ठीक है, जिनके अगेंस्ट में इंक्वायरी का जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट करना है अंडर सेक्शन 135। ठीक है, तो वहां पर जो उनकी इंक्वायरी है वो या तो साथ में किया जा सकता है या फिर उनके लिए सेपरेट इंक्वायरीज को भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। 6 पे आते हैं। द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये टाइम फ्रेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, from the date of its commencement, and if such inquiry is not so completed, the proceedings under this chapter shall, on the expiry of the said period, stand terminated unless for special reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ मैंने आपको एक बात बताई थी, मतलब जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किस लेक्चर में बताया था आपको ये बात, बट मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी ये टाइम फ्रेम देते हैं, ठीक है, 6 महीने का, 3 महीने का, 90 डेज, 120 डेज, तो ये कभी मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये बस एक डायरेक्टरी इन नेचर होता है कि आपको हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करिए। वो मैंडेटरी कब बन जाता है कि जब आपको एक डायरेक्शन दिया गया है, आपने उस डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया। जैसे अगर आपको इन्वेस्टिगेशन याद हो तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आपको इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आप उस डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन को हम रद्द कर देंगे। ठीक है, मतलब वो बस एक डायरेक्शन है। वो मैंडेटरी कब हो जाता है? जब आपको कोई डायरेक्शन दिया गया है, आप उस डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करते हो और उसके बाद आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इंक्वायरी 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तो 6 महीने के बाद जो इंक्वायरी की प्रोसीडिंग है उसको आपको मैंडेटरली रोकना पड़ेगा। अगर आपको आगे इंक्वायरी के प्रोसीडिंग को बढ़ाना है
तो वहां पर आपको अगेन एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। यहां पर मैंडेट किया गया है कि आपको रद्द ही करना पड़ेगा इंक्वायरी को, और अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है इंक्वायरी के प्रोसीजर को तो वहां पर आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर देके जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 6 महीने से ज्यादा की प्रोसीडिंग आपको क्यों करनी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन has been kept in detention pending such inquiry, the proceeding against that person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of a period of 6 months of such detention। फिर से पढ़ते हैं इसको। Provided that exception है, where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceeding against that person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of a period of 6 months of such detention। अगर मान लो किसी इंसान को प्रोसीडिंग के दौरान 6 महीने तक डिटेंशन में रखा गया था, तो उसके बाद तो आप प्रोसीडिंग जो है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। वहां पर ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि जो इंक्वायरी है दैट इज टर्मिनेटेड। 7 पे आते हैं। वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 6 परमिटिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, द सेशन जज मे on an application made to him by the aggrieved party vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि मान लो सबसेक्शन 6 के अंदर 6 महीने का जो टाइम फ्रेम था वो एक्सपायर कर गया, उसके बावजूद भी जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ये रीजनिंग है जिसकी वजह से मैं प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां पर जिस इंसान के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जा रहा है वो सेशंस कोर्ट को अप्रोच कर सकता है एंड ही कैन क्लेम कि यहां पर प्रोसीडिंग को आगे फर्दर कंक्लूड करने का कंटिन्यू करने का कोई रीजनिंग नहीं है। तो अगर सेशन जज सेटिस्फाई होंगे तो वो उस ऑर्डर को वेकेट करवा सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब 6 महीने के आगे की जो प्रोसीडिंग कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर दिया गया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, 136 पे आते हैं। इफ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज प्रूव्ड that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond or bail bond, the magistrate shall make an order accordingly। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रोवाइसो पे आते हैं। Provided that no person shall be ordered to give security of a nature different from or of an amount larger than or for a period longer than that specified in the order made under section 130। ठीक है, तो सेक्शन 130 ऑर्डर के अंदर आपने जो टाइम स्टिपुलेट किया है, जितने टाइम तक आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, अगर आपने किया तो आपका जो अमाउंट है वो हम फोरफिट कर लेंगे। ठीक है, या फिर जो अमाउंट हमने स्टिपुलेट किया है, जो भी अमाउंट या फिर टाइम फ्रेम हमने स्टिपुलेट किया है, वही टाइम फ्रेम या वही अमाउंट हम आगे उसी को हम मतलब ऑर्डर में पास करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम कोई और ऑर्डर यहाँ पे पास नहीं कर सकते। जो मतलब सेक्शन 130 के ऑर्डर में जो टाइम और मनी था उतना ही आपको पास करना है। इज दैट क्लियर? द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive। मतलब जो अमाउंट है it should not be excessive। when the person in respect of whom the inquiry is made is a child, the bond shall be executed only by his sureties। अगर जो प्रोसीडिंग शुरू की गई थी वो किसी बच्चे के अगेंस्ट में की गई थी तो वहां पर जो उस मतलब वो बंदा जो है ना, बच्चा है, वो अपने पर्सनल बॉन्ड पे एंटर नहीं करेगा बेल में। ठीक है, उसके लिए उसको श्योरिटीज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 137 पे आते हैं। हाँ, if on an inquiry under section 135 it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purpose of the inquiry shall release him, or if such person is not in custody shall discharge him। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि अगर उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाने की आवश्यकता नहीं लगती है तो नहीं करवाया जाएगा, और अगर वो कस्टडी में है तो कस्टडी से रिलीज कर देंगे, अगर कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, 138 पे आते हैं। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। If any person respect of whom an order requiring security is made under section 125 or section 136 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period of which for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। Okay, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 125 or section 136 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period of which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। ठीक है, जो ये सिक्योरिटी का जो पीरियड है ना, इट विल, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 125 के अंदर, ठीक है, कि कन्विक्शन के बाद ही वहां पर ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 138 ये कह रहा है कि जो ये पीरियड है कब स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट
आफ्टर द इम्प्रीजनमेंट इज एंडेड। ठीक है, हाँ। क्लॉज 2, in such other cases such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reason fixes a later date। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको हमने ये भी डिस्क्रिप्शन दी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्रीजनमेंट के एंड होने के बाद ही शुरू किया जाए ये पीरियड जो भी है 2-3 साल का, इसको वो किसी लेटर डेट के लिए फिक्स कर सकते हैं जिस दिन से ये टाइम फ्रेम शुरू होगा। ठीक है। 139 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। द बॉन्ड, अच्छा ये आप याद रखिएगा, अगर मजिस्ट्रेट चाहें, ठीक है, तो वो उस ऑर्डर को कॉन्करेंटली भी रन करवा सकते हैं। देखो वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है, वो या तो उसको कॉन्करेंटली रन करवाएं या फिर उसको वो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्रीजनमेंट, वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है, ध्यान रखिएगा। 139 पे आते हैं। द बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम to keep the peace or to be of good behavior as the case may be, and in the latter case the commission or attempt to commit or the abatement of any offence punishable with imprisonment wherever it may be committed is a breach of the bond or bail bond। मतलब बेसिकली वही कह रहा है कि आपको एंटर करवाया गया है, आपने कोई भी ऐसी हरकत की जो उस बॉन्ड या बेल बॉन्ड के जो टर्म्स हैं उसके वॉयलेटिव में है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो भी है हम ऐसा प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने ब्रीच किया है ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, और जो भी अमाउंट है दैट विल बी फोरफिटेड। ठीक है। 140 आप लोग स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 141 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। 142 पावर टू रिलीज पर्सन्स इम्प्रीजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप स्किप कर दीजिए। ये सब बस मैं आपको बता ही रहा था। ठीक है, हाँ, आपको जो प्रोविजंस यहाँ पे ध्यान रखने हैं इस चैप्टर में मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, 125 ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो मतलब ज़्यादातर मतलब चांसेस बहुत कम ही होते हैं कि इसके अलावा किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, 126, 127, 128, यहाँ बस आपको टाइम फ्रेम ही याद रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। 129 अगर देखा जाए कंपेयर टू 125 से लेके 128 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 130 ध्यान रखिएगा। 131 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, 132 इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बस इन प्रोविजंस को आप लोग ध्यान रखिएगा, दैट वुड बी सफिशिएंट। बाकी अब इसके कुछ केस लॉज हैं, हम उनको कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला केस लॉ है इन मधु लिमाय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मंगूर। ठीक है, 1971 सुप्रीम कोर्ट। The issue before the Supreme Court was whether proceedings under Section 107 of CRPC is violative of the fundamental rights and due process। सवाल यहाँ पर ये आया था, ये जो आपका 107 है ना, it corresponds to Section 126 of BNSS। तो सवाल यहाँ पर ये आया था कि क्या जो Section 126 का जो प्रोसीजर है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन कर रहा है। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सेट प्रोविजन इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सैक्रोसैंक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट। हाउएवर Section 107 is a preventive measure not meant for punishment and it should be applied cautiously in the situation where Article 19(1)(a) and D is involved। The court held that Section 107 CRPC should not be misused to suppress पॉलिटिकल डिसेंट और ऑपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया था कि जो सेक्शन 126 का प्रोसीजर है बीएनएसएस के, वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, इट्स नॉट प्यूनिटिव, पनिश करने के लिए नहीं बनाया गया है। वहाँ पे किसी इंसान को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है इस प्रोविजन को, कि वो बंदा जो है वो कोई ऐसी हरकत ना करे जो कि मना किया गया उसको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल यही खड़ा हुआ कि क्या उस इंसान को रोकना उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू मूवमेंट के वायलेशन में है। द कोर्ट सेड नो, इट इज नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि इन प्रोविजंस को कॉशियसली यूज करना है, क्योंकि इवन दो दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये आपको पता होगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं, वो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन में समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो even though these fundamental rights are not absolute in character, but still आप उनको unreasonably curtail नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको पावर दी गई है सेक्शन 126 के अंदर, वो एक रीजनेबल पावर है, तो उसको आपको रीजनेबली ही यूज करना है। आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल डिसेंट या फिर किसी की आवाज को दबाने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। इसका जो पर्पस है वो खाली प्रिवेंटिव है। ठीक है, इट इज नॉट प्यूनिटिव। इज दैट क्लियर? In Ram Manohar Lohia versus State of Bihar, 1966 Supreme Court, the court observed that the use of preventive laws must be based on a real and imminent threat to public order।
ठीक है। जो थ्रेट होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर पे, वो इमिनेंट होना चाहिए। मतलब जो ये ग्राउंड है जो आपने 125 126 के अंदर पढ़े हैं, दैट द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या फिर ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिक ऑर्डर के अंदर कवर होती हैं। तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दिस बेसिकली इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो इसकी एप्लीकेशन है वो चैप्टर 9 पर भी आती है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज चैप्टर 8 बाय द वे इन सीआरपीसी, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यही कहा गया था कि जो प्रिवेंटिव लॉस को आप यूज़ करते हो उसको आपको यूज़ इस प्रकार से करना है कि आपको, आपके पास ऐसे मटीरियल हैं जो इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो थ्रेट है वो इमिनेंट है, मतलब वो होने ही वाला है, इनएविटेबल टाइप वाला सिचुएशन है, ठीक है। ओनली देन यू कैन यूज सच प्रिवेंटिव पावर्स, ठीक है। इन के अब्दुल सम्माद वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1991 Madras High Court, the court observed that objective satisfaction is required for taking preventive action under chapter 8 of CRPC। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, देखिए। एक होता है सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन और एक होता है ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन हम तब कहते हैं जब हम अपने ऑब्जर्वेशन से कोई सेटिस्फैक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, ठीक है। अब मैंने उनको लड़ते हुए देखा तो मेरा एक प्रेजुडिस बना कि शायद उस इंसान ने कोई गलती की होगी, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा सेटिस्फैक्शन बना, इट वाज सब्जेक्टिव इन कैरेक्टर। ऑब्जेक्टिव ये होता है जहां पर आपका सेटिस्फैक्शन बने बेस्ड ऑन सम मटीरियल। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आपने टेलीविजन पर कुछ देखा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपकी सेटिस्फैक्शन बनाई जाती है दैट इज ऑब्जेक्टिव इन कैरेक्टर। तो यहाँ पर के अब्दुल समाद केस में मद्रास हाईकोर्ट ने यही कहा था कि अगर आपको चैप्टर 8 और सीआरपीसी के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो जो आपकी सेटिस्फैक्शन बनी है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। मतलब आपके पास ऐसे रेलेवेंट मटेरियल्स होने चाहिए जो इस तरफ इंडिकेट करे कि जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो बंदा है जिसको शो कॉज के लिए बुलाया गया है, दैट पर्सन इज अबाउट टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड कॉज ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है। इन देवीदास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, it was observed that chapter 8 proceedings are preventive in nature and not punitive. They cannot be used in such situations where prosecution under IPC is more appropriate, ठीक है। जो नेचर है चैप्टर 8 के प्रोसीडिंग्स का या प्रोविजंस का, चैप्टर 9 के प्रोविजंस का, वो प्रिवेंटिव है। अगेन सेम बात उन्होंने रीट्रेट की, इट इज नॉट प्यूनिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यहां पर इस इंसान को प्रिवेंट करने के बजाय इसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चालू करना चाहिए अंडर आईपीसी यानी कि बीएनएस, तो वहां पर आप उस मेजर को अडॉप्ट करोगे, ना कि आप उसके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो किसी इंसान ने ऐसे स्पीचेस दिए जिससे दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ गई, ठीक है। उसने रिलीजियस हार्मनी को वॉयलेट किया, मतलब रिलीजियस हार्मनी था उसको डिस्टर्ब किया। तो अब उसने डिस्टर्ब कर दिया है, उसके बाद आप उसको बुला रहे हो, उसे सिक्योरिटी ले रहे हो, ये नहीं करना है आपको। अब उसने अगर ऑफेंस कमिट कर दिया है तो इट वुड बी बेटर कि उसके अगेंस्ट से प्रोसिक्यूशन चालू करो। अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है एंड इज अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस, तब उसको वो करने से रोको, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है तो प्रिवेंटिव मेजर लेने के बजाय उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन को चालू करो, दैट वुड बी मोर रीजनेबल, ठीक है। तो बाकी जो ये सेक्शंस हैं एक बार आप इसको रीड कर लेना अगर आपको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए रीड करना है, क्योंकि ये सब कुछ है नहीं, बस आपको डिक्टेशन ही देना था, आप खुद भी समझ जाएंगे इनको पढ़ के, ठीक है। बट दे आर नॉट वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट, तो आप इनको स्किप ही कर दो, दैट वुड बी बेटर। बाकी जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं उन पे आप ध्यान दे लेना, बाकी इन सेक्शंस को छोड़ दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द